अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि में आज हम आपको 1960 के भारत का इतिहास बताएंगे। उस समय सिंधु जल समझौते को लेकर क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ नेताओं के बयान भी आपको गिनाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि छांगुर केस में एक नया आरोप सामने आया है जिससे समाजवादी पार्टी का कनेक्शन साफ दिख रहा है। फिर हम आपको इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बन रहे नए शक्ति के त्रिकोण की पूरी गवाही दिखाएंगे। और फिर हम आपको लिए चलेंगे मुंबई। वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपको मुंबई में रहना है तो फिर आपको तैरना सीखना होगा। तो आइए राष्ट्र सर्वोपरि की करते हैं शुरुआत। कहते हैं कि सही फैसला पीढ़ियों को विरासत देता है और गलत फैसला बोझ देता है। जब से सिंधु का पानी बंद किया गया तब से देश में चर्चा है कि यह संधि जब हुई थी उस समय क्या यह सही फैसला था? क्या उस समय इसका विरोध हुआ था? उस समय क्या हुआ था? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नेहरू की गलती थी। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि इसका जवाब कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पता करें? आप चिंता मत करिए, हम आपको बताते हैं। 1960 के भारत में लिए चलते हैं आपको और तथ्यों के साथ बताते हैं कि सिंधु जल समझौते पर उस वक्त लोगों के क्या बयान सामने आए थे। सबसे पहले उस वक्त ओडिशा के स्वराज पार्टी के सुंदर मोहंती सांसद थे, उन्होंने बयान दिया था। यह बात जोर देकर कही थी कि इस समझौते को, मतलब सिंधु जल समझौते को, केवल प्रधानमंत्री नेहरू ही समझा सकते हैं कि यह समझौता क्यों किया, क्योंकि यह बाकियों के समझ से परे है। ब्रजराज सिंह उस वक्त के स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है, इंडिपेंडेंट सांसद थे। उन्होंने कहा था कि समझौता एक चिंता पैदा करता है, यानी व्यापक रूप से अनिश्चितता और असहजता इससे बढ़ेगी। और तो और कांग्रेस भी इस समझौते के विरोध में थी। उसके अंदर के कई नेता, राजस्थान से कांग्रेस के सांसद थे हरीश चंद्र माथुर, वो इस संधि के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान को हर साल 70 से 80 करोड़ का नुकसान होगा तो किसके फायदे की संधि है ये, क्योंकि ये पानी राजस्थान को भी दिया जाता था। कांग्रेस के ही सांसद थे अशोक मेहता, उन्होंने तब सिंधु जल समझौते की तुलना देश के दूसरे विभाजन से की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये पानी नहीं, देश की आत्मा का सौदा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये संधि नहीं, समर्पण है। हाँ, नेहरू ने इसे शांति की डील जरूर करा दिया था तब। अब आप बताइए कि 1960 में नेहरू ने शांति खरीद ली थी, तो अब पाकिस्तान आतंकी नहीं फूल भेजना चाहिए था। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है। के हक का जो पानी है पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। कभी आपने सोचा है क्यों पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता है? क्यों हर साल सिंधु नदी का पानी भारत से बहकर पाकिस्तान जाता है? और क्यों आज भी कश्मीर एक विवाद बना हुआ है? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सच को जुबान दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेहरू ने देश को 2 बार बांटा। एक बार 1947 में जब देश टूटा और दूसरी बार 1960 में जब भारत का पानी भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए नेहरू की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया।
नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई भी फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता किसान विरोधी था। और यह सच भी है कि नेहरू की नीतियों का खामियाजा आज भारत भुगत रहा है। कश्मीर समस्या से लेकर पानी की लड़ाई तक सबकी जड़ उस समय के गलत फैसलों में छुपी। पीएम मोदी ने आज जो कहा वो सिर्फ आरोप नहीं, इतिहास का दस्तावेज है। पहला तथ्य ये है, सिंधु जल समझौता जब 1960 में हुआ, उस पर हस्ताक्षर नेहरू और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने किए थे। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। समझौता ये था कि 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। दूसरा तथ्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया था और कहा था कि यह समझौता केवल पानी नहीं, देश की आत्मा का सौदा है। तीसरा तथ्य, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि यह समझौता पाकिस्तान को ताकत देगा, भारत को नहीं। चौथा तथ्य, कांग्रेस सांसदों ने भी इसका विरोध किया था। कई तत्कालीन सांसदों ने संधि को देश का दूसरा बंटवारा बताया था। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। जब कुछ पानी नहीं रहेगा, आप गृह युद्ध देखेंगे। ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा के लोग ठोकेंगे पाकिस्तानी पंजाबियों को और नीचे से साउथ से सिंधी उनको मारेंगे। ये होने वाला है बहुत जल्दी, आप देखते रहिए। इसीलिए घबराए हुए हैं, अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो केवल जमीन नहीं बची, नदियां भी बांट दी गई। और ये बात 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि ये संधि स्वीकार नहीं है। कैसा समझौता था? पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। उस वक्त भी पाकिस्तान को डर था कि भारत अगर इन नदियों का पानी रोक ले तो उसकी खेती, पीने का पानी और जीवन ही खत्म हो जाएगा। और फिर नेहरू ने पानी दे दिया। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस पर संसद में बहस कराई गई, जबकि पहले से ही साफ हो चुका था कि इस संधि में अब संसद की कोई भूमिका नहीं रह गई। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को दूसरी बार देश का बंटवारा बताया तो उसके पीछे भी बड़ा तर्क है, क्योंकि भारत ने वो नदियां भी पाकिस्तान को सौंप दी जो उसकी धरती से निकलती थी। पाकिस्तान की 90% सिंचाई इसी पानी से होती है और वो पानी भारत से ही आता है। भारत आज भी इस समझौते का पालन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बार बार उल्लंघन कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे, पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पीएम मोदी ने आज वो सच बोला जिसे कांग्रेस 7 दशकों से छुपाती आई है। तो सवाल भी बनते हैं कि क्या नेहरू ने जानबूझकर भारत की नदियों को पाकिस्तान को सौंपा? जब पाकिस्तान से जंग की तैयारी थी तब पानी का सौदा क्यों हुआ? क्या सिंधु जल समझौता कश्मीर से भी बड़ा ऐतिहासिक गुनाह नहीं है? क्या कांग्रेस ने पाकिस्तान को ताकत देने के लिए देश को कमजोर किया? देश के दुश्मनों को पानी और अपनों को बदनसीबी, यही कांग्रेस की नीति है। क्या अब कांग्रेस इस ऐतिहासिक भूल के लिए देश की जनता से माफी मांगेगी? बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। बहुत ही उन्होंने बात कही। एससी गोहा और अशोक मेहता जी पंडित नेहरू जी के वक्त में पार्लियामेंट्रियन थे, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने उनसे किया कि आपने ये गलती क्यों की। 80% पानी पाकिस्तान को और इतने बड़े भारत को सिर्फ 20%। उनके पास पंडित जी के पास जवाब नहीं था। ये सिर्फ एक जल समझौता नहीं था, ये नेहरू की उस नीति का हिस्सा था जिसमें भारत झुकता रहा और पाकिस्तान को ताकत मिलती रही।
पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने की साजिश रचता रहा और भारत उसे जिंदगी देने वाला पानी दे रहा था। राष्ट्र सर्वोपरि में अब सवाल ये कि क्या आजादी के 78 साल के बाद भी हम उस ऐतिहासिक भूल का खामियाजा भुगतते रहेंगे। इसलिए हम तो नेताओं को यही सलाह देंगे कि जब भी किसी भी पार्टी का नेता राज्य या केंद्र में सत्ता में हो तो काफी सोच समझकर फैसला करे, क्योंकि नेताओं की गलतियों का जख्म समय नहीं भर पाता है, उन्हें पीढ़ियां भुगतती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। गुलजार साहब ने लिखा था कि वक्त रहता नहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है, और वही हो रहा है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां उसे गर्त में ले जा रही हैं। या यूं कहें कि अंकल सैम का छद्म रूप अब सबके सामने आ रहा है और दुनिया नई तिकड़ी से परिचित हो रही है। और वो त्रिकोण, वो तिकड़ी है भारत, रूस और चीन। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ पता चलता है कि ये याराना हिंदी चीनी भाई भाई पर वापस लौट आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि मतभेद का मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में विवाद है, और भारत रूस की दोस्ती इसका मिसाल तो इतिहास देता है। वो पहले भी कायम थी और अब और मजबूत हो रही है। भारत उस वक्त निर्णायक स्थिति में है, अब भी निर्णायक स्थिति में है कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है, विश्व के सामने अपने पक्ष को रख सकता है, और तो और वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल सकता है। और ये बात सर्वव्यापी है। अमेरिका की टैरिफ वाली जलन इस बात का सबूत है, मुनीर का ट्रंप का मिलन इस बात का सबूत है। दुनिया भी जानती है कि ताकत का केंद्र अब खिसक रहा है। ये दो तस्वीरें ट्रंप को ये बताने के लिए काफी हैं कि तुम्हारा टैरिफ वॉर तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत, चीन और रूस की ये दोस्ती बता रही है कि तुम्हारे दिन खत्म होने वाले हैं। भारत, चीन, रूस का नया त्रिकोण उसकी नींव हिलाकर रख देगा। ट्रंप टैरिफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से मिल रहा है। और अब वर्ल्ड ऑर्डर का खेल वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को के हाथ में। एनएसए अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका नाम वांग यी, चीन के विदेश मंत्री हैं। ये दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है। हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे के जो भाव हैं, वो बताता है कि भारत और चीन एक साथ आ चुके हैं, और ये तस्वीर अमेरिका को बहुत चुभने वाली है। और डोभाल से मिलने के बाद वांग यी ने भारत चीन दोस्ती को सबसे दमदार बता दिया है। Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. एक तरफ चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये दोस्ती दमदार है, तो वहीं अजीत डोभाल ने भी खुलकर कह दिया है कि चीन के साथ दोस्ती तेजी के साथ मजबूत हो रही है। That since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us. सिर्फ यही नहीं, ट्रंप को चुभने वाली अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों की जोड़ी भारत और चीन के बीच बनने जा रहे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाती है। अब चीन और भारत का पैचअप हो गया है, तो एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट रहा है।
चीन ने भारत को खाद रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन भी भारत को देगा चीन। सीमा पर तनाव कम होगा, विकास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। भारत के लिए दो मोर्चों की लड़ाई खत्म होगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। ट्रंप के टैरिफ को भी झटका लगेगा। चीन और रूस को साथ लेकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ट्रंप और पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकते हैं। When the world's two largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. दुनिया बदल रही है, ताकत के केंद्र खिसक रहे हैं और अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत सबसे बड़ा झटका दे रहा है। भारत चीन रूस की नई तिकड़ी तैयार हो गई है और इस तिकड़ी के निशाने पर वॉशिंगटन डीसी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने पहले चीन को घेरा, फिर भारत पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन अब भारत ने बड़ा पलटवार कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। भारत अब टैरिफ की जंग से नहीं डरता है, क्योंकि भारत ने नए बाजार ढूंढ लिए हैं, नए रास्ते और नए साझेदार ढूंढ लिए हैं। अब भारत की नजर पूरी दुनिया पर है, अफ्रीका से लेकर एशियन तक और लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक। इस ग्लोबल स्ट्रेटजी में भारत अकेला नहीं है। रूस और चीन वैश्विक मंचों पर भारत के साथ हैं। ऐसे में आज नहीं कल वर्ल्ड ऑर्डर तो बदलना ही था और इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। ट्रंप अब चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। 140 करोड़ लोगों का आत्मनिर्भर भारत अब सुपर पावर बनने की ओर है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। भारत अब मांगता नहीं, भारत अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इसलिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी है जनाब, और ये भारत की सदी है। अब अमेरिका को भारत से टक्कर नहीं, बराबरी का रिश्ता निभाना होगा, नहीं तो भारत चीन रूस की नई तिकड़ी पूरी दुनिया की चाल बदल देगी। अगली बड़ी खबर। हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, हम आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हमने रिपब्लिक भारत पर छांगुर की खबर दिखाई थी, उससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताई थी। जनता को आगाह करते रहते हैं हम। उसी से जुड़े बड़े बड़े खुलासे हैं जो सवाल उठाते हैं कि भरोसा बेच देने और पहचान गिरवी रख देने की साजिश का कारोबार कितना बड़ा था। हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाकर जो बर्बरता करता था, उसे बयान कर पाना मुश्किल है। एक नई पीढ़ी सामने आई है, उसने जो आरोप लगाए हैं, अपने ऊपर हुए कुकर्मों और बर्बरता की कहानी बताई है, उससे आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की लड़की को, उसको पूरे गैंग ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया, उसका धर्म बदलवाया, नाम जोया रखवाया, उसका शोषण करवाया, उसका वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। जब वो शिकायत करने गई तो उसी के गैंग के सिपाही ने भी उसका शोषण किया। सोचिए, ये पूरा नरक लोक छांगुर चला रहा था। अभी भी सवाल यह है कि जहरीले पेड़ को उसके जड़ों से क्यों नहीं काटा गया? प्रशासन क्या कर रहा था? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नाम और चेहरा दोनों आपको याद होंगे, लेकिन आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। लखनऊ में मौलाना छांगुर का एक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया है
और वो भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ। ये तस्वीरें धर्मांतरण गैंग के आरोपी की हैं और इसका नाम है नौशाद खान और नाटे नवाब, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव है और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहा है। नौशाद खान ने पीड़िता से निकाह करके शोषण किया और मुंबई ले जाकर दूसरे लोगों को परोस दिया। नौशाद और बबलू ने ही छांगुर के पास ले जाकर धर्मांतरण भी कराया और उसका नाम जोया रखा। नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान है जी, ये भी सपा के नेता पार्टी की तरफ से हैं सब। ये भी मेरे साथ मतलब इसी के साथ निकाह हुआ है, भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से उतरौला में बाबा के मजार पे लेके गए लोग, छांगुर बाबा के मजार पे, वहाँ पे ले जाके धर्मांतरण करा के निकाह करवाए लोग नशीला पदार्थ खिला के जी जी वहाँ पे मजार पे जी कुछ फोटो था जी मजार का। जोया खान। ये तस्वीर मोहम्मद रफी खान जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है उसकी है। उसने भी पीड़िता के साथ रेप किया। मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, उस टाइम कॉलेज पे फंक्शन था। ये लोग फंक्शन पे बबलू खान और रफी खान फर्स्ट टाइम मिला। बबलू खान कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता वो ये जो जी ये है, ये अखिलेश यादव है जी। बबलू खान और रफी खान जाली नोट में भी गिरफ्तार हुआ था, बम मतलब कारतूस। ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया और फर्स्ट टाइम यही मिला। और ये मतलब कैसे आप इसके संपर्क में आए? कॉलेज टाइम पे मिला, उसके बाद से वहाँ पे मतलब झांसा दे के बोला कि मतलब नौकरी लगवा देंगे चलो, और वहीं पे मतलब नौकरी करना, वहीं पे रहना और बहला फुसला के लेकर के दुष्कर्म किया मेरे साथ काफी दिनों तक। और ये है कांस्टेबल इम्तियाज खान जो बबलू खान से मिल रहा है। इम्तियाज खान ने भी पीड़िता को मदद करने के नाम पर रेप और शोषण किया। आलमगीर अंसारी, ये प्राइवेट लिमिटेड जैसे जी वो ऑफिस चलाते हैं प्राइवेट वाला, उसमें मतलब नौकरी के तौर पे मुझे रखे लोग। यहाँ पे इनका मैनेजर जो है, इनके एक लड़का भी है, सारे लोग मतलब 2-3 लोग ये भी दुष्कर्म किए लोग, सारे लोग मिलके जी। और जब मतलब सिपाही के पास गए, वहाँ पे थाना पे इम्तियाज अंसारी था, सारे लोग मिलके पैसा दे के और उसको वो करके मतलब सिपाही जो था वो भी दुष्कर्म किया साथ में, इम्तियाज अंसारी। यह तस्वीरें एक युवती की जिंदगी को बर्बाद करने की गवाहियां हैं। कैसे धर्मांतरण गैंग ने एक मासूम को अपने चंगुल में फंसाया और फिर उसकी जिंदगी को नर्क में बदल दिया। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की अनामिका सिंह की जिंदगी मुस्लिम समाज के दरिंदों ने नर्क में बदल दी। नौकरी के नाम पर युवती को कई महीनों तक अपने घर में रखकर शोषण किया गया। सपा नेता बबलू खान ने वीडियो बनाया, अनामिका सिंह को जोया खान बनाया गया। उसके बाद सपा नेता नौशाद आलम और नाटे ने निकाह करके शोषण किया। फिर पीड़िता का छांगुर से बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण कराया गया और फिर जब वो पुलिस से मदद मांगने गई तो कांस्टेबल इम्तियाज ने भी उसका शोषण किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर पर 7,000 से ज्यादा शिकायतें आई, 2,000 से ज्यादा निस्तारण पर काम चल रहा है। नौकरी की लालच दे करके अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में पहले नशीला पदार्थ पिलाते हैं, पिलाने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे उसके साथ कई लोग संबंध बनाते हैं। और जब उसको उस पर विरोध करती है तो विरोध करने के साथ ये होता है वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। धर्म के नाम पर देश को चीरने की साजिश की गई, जबरन धर्म बदलवाया और अब तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आरोपी मुस्कुराते समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजनीति की छांव में धर्मांतरण का जाल पनप रहा था? जब पीड़िताओं की चीखें गूंज रही थी तब समाजवादी पार्टी खामोश क्यों थी? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं पता कि उनके मंच पर किसे जगह दी जा रही है? क्या सियासत में धर्मांतरण की फैक्ट्री को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी से लाखों लोग मिलने आते हैं और कोई फोटो खिंचवाते हैं तो जनता को फोटो खिंचवाना कोई गुनाह नहीं है, ना तो वो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस गिरोह के सदस्यों में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। निश्चित रूप से धर्मांतरण के पीछे समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा सामने आ गया है। लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया गया, फिर धर्मांतरण और फिर बलात्कार, और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सियासत में भूचाल ला दिया है।
और सवाल समाजवादी पार्टी पर उठने लगे। सत्ता के गलियारों में बैठने वालों से इन दरिंदों की पीठ थपथपाई गई। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो अब खामोश बैठे हैं। महिला अधिकारों की बात करने वाला गैंग भी चुप है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस सोच की तस्वीर है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को निशाना बना रही है और सियासत उसकी ढाल बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देश में कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय, कोई भी स्ट्रक्चर क्या कानून से बड़ा है? आप कहेंगे कि नहीं। जो होना चाहिए संवैधानिक तरीके से हो। इस देश में किसी को इस बात का हक नहीं है कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म को ढाल बनाकर किसी भी सरकारी संपत्ति को कब्जाए, उसे खुद को फायदा पहुंचवाए। लेकिन जो भोपाल में हो रहा है वो चिंता का विषय है। मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों हो गया है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम संगठन दोनों विवादित बयान दे रहे हैं। भोपाल में मामला तनावपूर्ण है। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के इलाके में दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, इस स्ट्रक्चर को कब्जा बताया था। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की दुकान बंद हो जाएगी। उनको वही उन्माद फैलाना है और इसी की रोटी खानी है। नहीं तो इस मामले में बवाल ही नहीं होना चाहिए था। प्रशासन का आदेश है और वो भी ऐसा वैसा आदेश नहीं है। प्रशासन ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कही। लेकिन धार्मिक और राजनीतिक नेता इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहते हैं। ये वही दिलकश और भदभदा मस्जिद है जो भोपाल में इन दिनों धार्मिक नेताओं के चरित्र को पूरे देश को बता रही है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में हाई कोर्ट जा पहुंचा है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आदेश रसूखदारों के फायदे के लिए है। लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जब आदेश प्रशासन का है, कब्जा अवैध है, तो तुरंत इस स्ट्रक्चर को हटाया जाए। ये हमारे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, दिलकश मस्जिद है, चूंकि बगल में भदभदा डैम है। इसे भी जिला प्रशासन और तहसीलदार ने अतिक्रमण में पाया गया है। इसके अलावा एक और मस्जिद है जो ब्रिज के उस साइड है, लेकिन इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि एनजीटी और प्रशासन ने जो अतिक्रमण में इस मस्जिद को बताया वो गलत है। जिस गायब हुआ था भोपाल, उस दौर से जो मस्जिद चली आ रही है उनको आज अतिक्रमण दिख रहा है। क्योंकि आप बताइए 200 एकड़ जमीन दे दी गई एक तालाब के किनारे भैंसा खेड़ी में, वो वहाँ एनजीटी क्या फैसले कर रहा है? दरअसल इन मस्जिदों को नोटिस देने की वजह रही है बड़ा तालाब, जिसके शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू किया है। एनजीटी और पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के परिपालन में प्रशासन द्वारा गठित दल ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया था कि इन 2 मस्जिदों के अलावा मंदिर समाधि समेत 35 और अतिक्रमण हैं जो एफटीएल एरिया में आते हैं, जिन्हें हटाया जाना है। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद ही कार्रवाई कर रहा है। 2 मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ अतिक्रमण हैं। तो उस अतिक्रमण को चूंकि हम लोगों को भी जवाब देना है एनजीटी में, तो वहाँ नोटिस जारी किए गए। अगर साक्ष्य जैसा भी बताएंगे, साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। माहौल लगातार राजनीतिक और धार्मिक रूप लेता जा रहा है। सरकार का कहना है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर कबूल नहीं होगा। एनजीटी का आदेश है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में तो तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है।
अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा मामला यही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या लोगों की रिहाइश से समझौता किसी पुराने धार्मिक ढांचे की शर्त पर होना चाहिए क्या कब्जा हुआ है तो उसे धार्मिक नेताओं के फायदे की राजनीति के लिए हटाया नहीं जाना चाहिए क्या? अवैध कब्जा हमेशा अवैध ही होता है, चाहे उसके तथ्य कई सालों के बाद उजागर हों, और अवैध कब्जा किसी भी नेता या संगठन के दबाव में बने हुए नहीं रहना चाहिए। तो सवाल है कि जब प्रशासन ने कह दिया है, पक्ष सुन लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगा। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पर नई खबरों और नई ऊर्जा के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।